टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 51 में। दोस्तों हम लेकर आए हैं कुछ टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए भी। तो जनरल नॉलेज की इस क्लास को अटेंड करें और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकें। दोस्तों हर वो वीडियो का पीडीएफ आपको शेयर किया जाता है विथ वीडियो लिंक। जी हाँ, वीडियो के लिंक के द्वारा इसका पीडीएफ भी शेयर किया जाता है टेलीग्राम पे। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है किसी वीडियो का तो आपका काम क्या है कि आप उस वीडियो को टेलीग्राम पे जाके एक बार जरूर चेक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपको मिल सके। इसके अलावा हर वो क्लास का, जी हाँ, टाइमिंग देख सकते हैं, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर। तो जीके लेकर आते हैं शाम को 8:30 बजे और उस हर ये क्लास का पीडीएफ जो है हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट successki98.in पे शेयर भी कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जाके आप जरूर अपना पीडीएफ डाउनलोड करें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं तो जीके की क्लास मिस करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए क्लास कोई मिस ना करा करें आप। दोस्तों इसमें टॉप 40 वो प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर आज के सिनारियो में जो टॉप 40 क्वेश्चन है उनमें से 50% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूज और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो आशा करते हैं कि बहुत लोग जुड़ चुके हैं अब और क्यूज शुरू करते हैं। और अगर लोग नहीं जुड़ पाए हैं, नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कर देंगे। ओके, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है दोस्तों आपके लिए। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं, तो आंसर कीजिएगा किसका? शीतोष्ण वनों का, उष्ण कटिबंधीय वनों का, सवाना का या गुल्म भूमि का? तो आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में गलत भी होता है तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कहीं कहीं कुछ गलती हो सकती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है यहाँ पे और ट्रांसलेटर भी परफेक्ट नहीं होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षों वाले वनों की। ओके, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरणी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। दो सागर या जलाशयों को जोड़ने वाली जो संकीर्ण पट्टी होती है जल की, उसको कहते हैं दोस्तों जल डमरू मध्य। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल डमरू मध्य है उसका नाम बताइएगा नीचे कमेंट करके। ठीक है, ये मैंने आपको क्यूज में बताया भी है। भारत और श्रीलंका को जो पट्टी जोड़ती है, जल पट्टी, जल डमरू मध्य जो है जो जोड़ती है, उसका नाम बताइए। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का टास्क नंबर 1 है आपका ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इनमें से किसकी जो है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, कैलिफोर्निया, ओयोसिया, क्यूरेशिया या कोनारेज? आंसर है यहाँ पे, फटाफट देखिए, 3 सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे, इसलिए आंसर जल्दी करें। आंसर है इट्स सी, क्यूरोशिया। नोट कर लीजिएगा, क्यूरोशिया। यहाँ नोट कर लीजिएगा, क्यूरो और एशिया का मिलकर ये बना है वर्ड क्यूरेशिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? चलिए उस देश का नाम बताइए जिस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये 4 ऑप्शन से बताने हैं आपको सिर्फ। ओके, अफ्रीका, भारत, अरब या चीन? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए, अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, आंसर कीजिएगा। समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संवहन का, चालन का, रोधन का या विकिरण का? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंसर है यहाँ पे इट्स बी, चालन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाले महासागर हैं। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाले जो महासागर हैं उनका नाम है दोस्तों, इट्स अ डी, प्रशांत महासागर। नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा महासागर भी है, अगर पूछे तो ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा, मेरियाना खाई। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है आपके एग्जाम में भी, तो आंसर कीजिएगा, इसका आंसर करके जाइएगा। और देखिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना चैनल पे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है हमारे थ्रू यूट्यूब से, तो आप लोग एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। मेरियाना खाई कहाँ से है दोस्तों? आंसर कीजिएगा। चलिए 3 सेकंड गुजर चुके हैं आपके। आंसर है बी, प्रशांत महासागर में। नोट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी जो खाई है
उसकी गहराई कितनी है, ये कमेंट कीजिएगा। ये टास्क नंबर 2 है, ये भी सवाल मैंने आपको क्यूज में बताए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा है जो कि अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वो महासागरीय धारा है जो कि अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं। जीके का ये प्रश्न नंबर 8 है, आंसर होता है इट्स सी। जी हाँ, पेरू की धारा यानी कि पेरू स्ट्रीम जो है वो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है, उसका नाम बताना है। चलिए, समुद्र में जो बहिर्वृष्ट भूमि होती है यानी कि लैंड ऑफ द सी जिसे कहते हैं, वो क्या कहलाती है। तो आंसर है इट्स अ बी, प्रायद्वीपीय। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने का वाली एक नहर का नाम बताना है। स्वेज है, मलका है, पनामा है या जिब्राल्टर है। आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली एक नहर का नाम है जो कि है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, पनामा नहर, इसका नाम सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य कौन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एसएससी सीजीएल में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो जलडमरू मध्य है उसका नाम है स्वेज जलडमरू मध्य, यानी कि स्वेज नहर भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं। ब्राजील की जो सागरीय धारा है वो पूर्व की तरफ जो बढ़ती है, पूरब की तरफ जो बढ़ती है चलती रहने की, उस धारा को क्या कहते हैं। आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट, 3 सेकंड का टाइम देता हूं मैं इसके आंसर के लिए। आंसर है दोस्तों, जो ईस्टवार्ड बहती है स्ट्रीम उसको कहते हैं दक्षिण अटलांटिक अपवाह। ओके, नोट कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन भी है यहाँ पे, हिम नद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है, एक सामान्य घटना है। हिम नद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, ग्रीनलैंड में, दक्षिणी ध्रुवों में, हिमालय में या उत्तरी ध्रुवों में। तो हिम नद का पिघलना जो है वो सागर के जल स्तर का बढ़ने का एक कारण ही होता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुवों में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इन द साउथ पोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, बहुत लोगों का उत्तर सही आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जो आपके क्यूज होते हैं, ये क्यूज को देखते रहते हैं कि आप लोग जब अटेंड करते हैं कितने लोग सही कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पे आंसर गलत करके जाते हैं। पर आप लोग क्वेश्चन सही कीजिएगा क्योंकि लगभग 2000 से भी ऊपर प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से। और अगर अब आप लोग गलती करके आएंगे तो ये आपकी मतलब कह सकते हैं कि विडंबना होगी कि आप लोग ने गलत किया है आंसर। यहाँ पे सार गैसों का समुद्र किस महासागर में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में अभी, ठीक है। तो सार गैसों का समुद्र कहा जाता है दोस्तों इट्स ए अटलांटिक महासागर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा कि कौन सा जल डमरू मध्य, जिसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पे बॉम्बू, यानी कि ये से बॉम्बू के नाम से जानते हैं, एक्चुअली बांस यहाँ ट्रांसलेट हो गया है। और दूसरा है बम्ब अल मनबेद, और तीसरा है पाक, या फिर चौथा है बेरिंग। तो आंसर कीजिएगा 15 का आंसर होगा इट्स ए बॉम्बू स्वेज कहते हैं इसको, बॉम्बू स्ट्रेट कहते हैं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, लोधी वंश के किसने, चलिए इतिहास से प्रश्न आ चुके हैं अब, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुतों बार, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का। जी हाँ, आंसर सी होगा, बहलोल लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 17, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और इस मुगल साम्राज्य का जो नींव रखने वाला शासक था वो बाबर था, और वो अपनी पहली लड़ाई लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोधी वंश के हराकर यहाँ पे ये अपना बाबर जो है ये शासन स्थापित किया था भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, लोधी वंश का अंतिम शासक। तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा को बसाने वाला जो शहर है वो कौन शासक था। आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट, 3 सेकंड का चलो टाइम देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
तो आगरा शहर को स्थापना करने वाला जो शासक था उसका नाम था सिकंदर लोदी। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान दिल्ली में मुगल साम्राज्य की एक नींव रखी गई थी? तो ये युद्ध था दोस्तों, इट्स अ डी, पानीपत का पहला युद्ध, जो कि किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, माफ कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 21। इनमें से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? तो दिल्ली सल्तनत का, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत आपको एक चैप्टर मिलेगा इतिहास में, वहां से ये प्रश्न है कि कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया? तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों आपको 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसी समय इब्राहिम लोदी जो थे आखिरी शासक दिल्ली सल्तनत के थे, तो वो समाप्त हो गया इनका 1526 में, और बाबर यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो मुगल वंश का स्थापना हो चुका था 1526 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये देखिए आपको सेम क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में ही लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मैं अभी लगातार बताते आ रहा हूं आपको। आंसर क्या होगा? इट्स अ डी, इब्राहिम लोदी। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाबर के चारों युद्ध जो हैं वो पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, वैसे तो चारों युद्ध के बारे में बताया भी है मैच करके कि कौन सा कब युद्ध हुआ था इनका, किसके साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1526 ईस्वी, माफ कीजिएगा इसको। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये साम्राज्य जो है स्थापना हुई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता था? आंसर कीजिएगा, यहाँ पे फटाफट आंसर करते रहिएगा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक, ये देखो क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया भी था विजयनगर वाला। ठीक है, तो आंसर होता है दोस्तों इट्स एक कृष्णदेव राय। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे इनमें से? तो शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर या अकबर? चलिए, तो ये पिछले क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर जरूर दे देंगे आप। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, मतलब किसके शासन के दौरान इनका भी जन्म था? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, बाबर। जी हाँ, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे किस नदी के किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ था? कावेरी, कृष्णा, गंगा या तुंगभद्र? यहाँ पे कृष्णा होगा दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो पाया है, ये कृष्णा होगा यहाँ पे इंग्लिश में। ओके, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, तुंगभद्र के किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। बहमनी साम्राज्य की राजधानी पूछा लिया गया है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ये प्रश्न। तो आंसर होता है इट्स अ ए, गुलबर्ग। नोट कर लीजिएगा, गुलबर्ग। ओके, अगला क्वेश्चन है 31। पॉलिटी से क्वेश्चन कुछ मिलेंगे अब आपको। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन को यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए मैं इसमें गलत आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर होगा दोस्तों ए एक वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये एक कार्यालय जो है पीएमओ जो है व्यक्तिगत कार्यालय कहा जा सकता है प्रधानमंत्री का, जो कि कर्मचारी एजेंसी हो सकती है, या फिर इसमें जो दर्जा है प्रधानमंत्री को दिया जाता है इसमें रहने को। ठीक है, और ये जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, इसलिए ये एक वैधानिक निकाय नहीं हो सकता है। ओके, आंसर ए है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर कीजिएगा। चलिए फटाफट, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे, और पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के। ओके, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग जुड़ पाएँ। यहाँ पे 32 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि सरकार की संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्ता, द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को किसके तौर पर लिया गया था?
तो आपको बता दें आंसर होगा इट्स अ सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इन सभी विशेषताओं को एक संघीय ढांचा में डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची, देखिए कल हम लोगों ने 7वीं अनुसूची के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे है अब 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाएं में से एक नहीं है, पर्शियन, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाली। चलिए तो आंसर होता है दोस्तों इट्स ए, पर्शियन। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग आंसर सही आ रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे ही आप क्यूज अटेंड करें, रोज शाम को 8:30 बजे हम लेकर आएंगे नए नए क्वेश्चन आपके लिए जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और नए पैटर्न के जितने भी TCS पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है वो भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए वो कौन सा प्रावधान है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है? इट्स अ डी, जुडिकल रिव्यू में। ओके, ये संविधान के प्रावधानों में एक उल्लेखित किया गया है भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के संशोधन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, इस सुविधा को संविधान के उधार लिया गया है, किस देश से लिया गया है ये बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका से इस सुविधा का जो लिया गया है, मतलब संविधान में हम लोगों के, ये भारत साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। क्या? तो भारतीय संविधान में प्रावधान है ऐसा कि संशोधन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। ओके, आंसर कीजिएगा आप 36 का। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें से? आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट, नीचे 36 का ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर कीजिएगा। क्या राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नामित 12 सदस्य होते हैं, या इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं, या राज्यसभा भंग करने के अधीन नहीं है, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये कथन गलत बताना है इसमें। तो कथन गलत इसमें सिर्फ पहला है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नामित 12 सदस्य होते हैं, ये गलत क्वेश्चन है यहाँ पे गलत उत्तर है यहाँ पे, इसलिए आंसर कीजिएगा 36 का ए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संसद कहे जाने वाले संघ के, जी हाँ, संसद कहे जाने वाले संघ के विधानमंडल में निम्नलिखित में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा, या फिर ये चारों, प्रेसिडेंट, राज्यसभा या लोकसभा, ये तीनों, माफ कीजिएगा ये तीनों। तो आंसर होगा इट्स अ डी, जी हाँ, ये तीनों ही संसद के विधानमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के तहत भारत के निम्नलिखित स्कूलों में गरीबों के लिए 25% मुफ्त सीटें अनिवार्य हैं। तो शिक्षा का अधिकार जो है 2009 के एक्ट के अनुसार जो है गरीब बच्चों के लिए 25% मुफ्त सीट अनिवार्य है, सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट स्कूल के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर होगा दोस्तों इट्स अ ए, नोट कर लीजिएगा इट्स अ ए। अगला क्वेश्चन है 39 का आंसर कीजिएगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हालांकि आकर्षक हैं, कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से एक हैं जिसे अब तक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने लागू किया है। ये देखिए करंट से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से दीजिएगा, जरूर आप बता पाइएगा। तो दिए गए विकल्पों में DPSP को पहचाने। चलिए फटाक से आंसर कीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। आंसर होगा दोस्तों इट्स अ सी, जी हाँ, समान काम के लिए समान वेतन। अभी आपके लिए बिहार में एक समान काम समान वेतन का जो योजना लाया गया था टीचर के लिए, उसको लागू किया गया था। ये करंट का ही बस एक न्यूज़ कह सकते हैं, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को इसको ठुकरा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भी याचिका इनकी खारिज कर दी गई थी। ओके, तो सरकार के पक्ष में गया था ये फैसला, वैसे तो बिहार में शिक्षकों के पक्ष में नहीं गया है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधन निम्नलिखित हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ऑप्शन आपके हैं 4 यहाँ पे, 1, 3, 2, 3, सिर्फ 3, या 1, 2, 3 तीनों। तो ये ऑप्शन जो है पहला आपका दोहरी नागरिकता, दूसरा है 18 वर्ष की आयु में सही मतदान, या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की कठिनाई। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, ओनली 3 जो है ऑप्शन ये यहाँ पे सही है।
दोस्तों आपको बता दें कि अभी जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल पाए हैं यहाँ पे आज के इस पूरे सिनारियो में, ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और इसका PDF डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ेंगे। ये 3 काम आपको करना है, बस इतना कर लीजिएगा। आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शाम को 8:30 बजे कल की रात में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।